खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबको मैं बताऊंगा मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सेशन 2022-23 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स का ओबीसी ईडब्ल्यूएस या ये जो रिज़र्वेशन कैटेगरी है उसके सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी सभी कोर्सेज़ के रिज़ल्ट देना शुरू कर चुकी है। वैसे कोर्सेज जिनका एंट्रेंस मानो खुद कंडक्ट करती हैं उनके फर्स्ट लिस्ट आ चुके हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड है। कैसे रिज़ल्ट देखेंगे उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देखकर रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। तो लेकिन मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट को काउंसिलिंग में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें से एक इशू आ रहा है ओबीसी या रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट का। मैंने एक वीडियो इस पर भी अपलोड किया हुआ है कि कैसे आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर चलिए आपको बताऊँगा कि रिजर्वेशन सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि हमारा ये फॉर्मेट है, हम इस तरीके का है, उस तरीके का, हम यहाँ से बनवाएंगे, वहाँ से बनवाएंगे, कहाँ से बनवाएंगे, तो वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम वीडियो शुरू करने से पहले एक आपको एग्जाम्पल के लिए यूनिवर्सिटी ने जो रिज़ल्ट देना शुरू किया है उसका आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ है, इसका रिज़ल्ट मेरे पास यहाँ पर है। इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो डेट दिया गया हुआ है 26 जुलाई से 1 अगस्त तक लास्ट डेट है। तो आप जिस कोर्स के स्टूडेंट हैं उसका जो लिस्ट आया है उस लिस्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डेट है, उस डेट को स्पेसिफिक आप देख सकते हैं। उसके बीच में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है वो आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, मैंने इसके लिए भी वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ एक चीज़ जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में हो, तो मैं उसी फॉर्मेट को आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि ये सर्टिफिकेट किसके लिए देना ज़रूरी है और किसके लिए देना ज़रूरी नहीं है। तो जो लोग किसी रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो उन सभी को देना है, अगर उनका सिलेक्शन उस कैटेगरी से हो रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि वैसे कैंडिडेट जिनका रिज़र्व कैटेगरी से सिलेक्शन हो रहा है उनको ये सर्टिफिकेट देना एकदम कंपलसरी, अगर नहीं देंगे तो फिर एडमिशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर MD आफ्ताब आलम है, ये OBC से बिलोंग्स करते हैं लेकिन इनका अलॉटेड कैटेगरी अलॉटमेंट क्या हुआ है, जनरल से हुआ है, तो इनको OBC सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से एक यहाँ पे अब्दुल रहमान है, ये EWS से बिलोंग्स करते हैं लेकिन इनका सिलेक्शन जनरल से हुआ तो इनको भी ये सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं भी देंगे तो भी एडमिशन में कोई इशू नहीं होगा। लेकिन एक और यहाँ पर हम नाम ले लेते हैं, ये नाम है मुजस्सम अनवर का, ये OBC से हाँ, एक नाम यहाँ पर असगर अली का है, ये OBC से बिलोंग्स करते हैं और इनका सिलेक्शन भी OBC से हुआ है, तो इनको OBC सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। उसी तरीके से अगर हम और देख लेंगे, एक नाम यहाँ पर हाँ शाजिया परवीन का है, नीचे देखेंगे शाजिया परवीन, ये OBC से बिलोंग्स करती हैं और इनका सिलेक्शन भी OBC वुमेन से हुआ है। अच्छा नहीं, शाजिया परवीन EWS से बिलोंग्स करती है और इनका सिलेक्शन EWS वुमेन से हुआ है, तो इनको EWS सर्टिफिकेट देना ज़रूरी होगा क्योंकि इनका सिलेक्शन इससे हुआ है। तो एक चीज़ तो ये कि किनको देना ज़रूरी है, किनको देना ज़रूरी है, लेकिन इसमें एक टेक्निकली बात ये भी है कि वैसे कैंडिडेट जो किसी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं और अगर वो चाहते हैं कि उनको बेनिफिट एडमिशन के बाद भी उनके कैटेगरी का बेनिफिट उन्हें मिले, तो उनको अभी वो सर्टिफिकेट देना ज़रूरी होगा। जैसे यहाँ पर MD क्या है साबिद आलम, जो OBC से बिलोंग्स करते हैं, इनका सिलेक्शन जनरल से हुआ। अगर ये अभी OBC सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो इनका एडमिशन तो हो जाएगा, एडमिशन में कोई इशू नहीं होगा, लेकिन एडमिशन के बाद इनको OBC का कोई बेनिफिट नहीं
होगा, क्योंकि ये अभी ओबीसी सर्टिफिकेट शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ये ओबीसी सर्टिफिकेट अभी शो करेंगे, भले ही इनका सिलेक्शन जनरल कोटा से हुआ है, लेकिन ओबीसी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो एडमिशन होने के बाद कोर्स के ड्यूरेशन में यूनिवर्सिटी किसी तरह का कोई स्कीम लाती है, यूनिवर्सिटी का कोई फैसिलिटी है, कोई फीचर है, तो उसमें उनको ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर जो ओबीसी से सेलेक्ट हुए हैं, जो जनरल से सेलेक्ट हुए हैं, अगर ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं तो यूनिवर्सिटी के सिस्टम में वो ये हो जाएगा कि ये कैंडिडेट जनरल का है, क्योंकि इसने ओबीसी सर्टिफिकेट दिखाया ही नहीं है। लेकिन अगर ओबीसी सर्टिफिकेट दिखाएगा तो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी कि हाँ, भले ही इनका सिलेक्शन जनरल कोटा से हुआ है, लेकिन ये ओबीसी से बिलोंग्स करते हैं, इनके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है। इस वजह से इन फ्यूचर के लिए भी उनको ओबीसी का कुछ ना कुछ स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, अगर यूनिवर्सिटी कुछ स्कीम ऐसा लाती है तो चलिए, ये तो एक टेक्निकल बात थी। असल जो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले थे कि सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट के फॉर्मेट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये देख लीजिए, एक पॉइंट तो सबसे पहले ये देखना है कि सर्टिफिकेट होना कब का चाहिए। 2020 जनवरी के बाद का बना हुआ कोई भी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया जाएगा, किसी भी का हो। मतलब कि ये कहें कि जनवरी 2020 के बाद से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी कोई भी सर्टिफिकेट है उसके बाद बना है तो ही वो एक्सेप्ट होगा। 2020 से पहले मतलब 2018, 19, 17 का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एक तो ये है। दूसरा ये है कि ओबीसी वालों के लिए ओबीसी एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देना पड़ता है। वो आपका इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ जो फॉर्मेट दिया हुआ है इसमें दो तरीके का है। एक तो आप ये देखें, ये लिखा हुआ है। दूसरा फिर देखेंगे ये है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट फॉर्मेट में, यहाँ पूरा लिखा हुआ है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का इसी फॉर्मेट में ये ओबीसी सर्टिफिकेट रहता है, ये सर्टिफिकेट चलेगा। इसमें एक इशू बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आ रहा है कि किस लेवल का बना हुआ होना चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट अगर किसी का है तो वो किस लेवल का होना चाहिए? अनुमंडल का लेवल का होना चाहिए, आरओ लेवल का होना चाहिए, एसडीओ लेवल का होना चाहिए, या फिर डीएम लेवल का होना चाहिए। तो ओबीसी आपका किसी भी लेवल का बना हुआ है, इन तीन ऑप्शन देख रहे हैं ना, इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन का बना हुआ हो तो मानू में एक्सेप्ट होगा, उसमें इशू नहीं है। ये बस एक चीज़ यही याद रखना है कि जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होना चाहिए। मतलब ये है कि फॉर्मेट में सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में यूज़ के लिए। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे कि ये एक फॉर्मेट है, इसमें आप देखिए लिखा हुआ है हाँ, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लिखा हुआ है। या इसी तरीके से यहाँ नीचे वाला देखिए, यहाँ भी एडमिशन टू सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अंडर द गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी कास्ट हैं जो स्टेट लेवल पर तो ओबीसी में आते हैं, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्हें उनका बेनिफिट नहीं मिलता है, तो वो लोग इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए जब भी आप जाइए बनवाने तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बनवाइए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बनेगा कैसे? यार बनेगा आपके वही ब्लॉक से, आप जहां आपका जो ब्लॉक है, अनुमंडल है, ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का बनता वहीं से, बस फॉर्मेट डिफरेंट होता है। स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट अलग है, लेकिन बनेगा वो आपके ब्लॉक से ही, आपका जो अंचल है, अनुमंडल है, वहीं से ये बनेगा। तो बस आपको ये याद रखना है। उसके बाद जब हम आगे आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस वाले याद रखेंगे कि ईडब्ल्यूएस का एक ही फॉर्मेट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो। इसमें फॉर्मेट में कोई भी किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। इस वजह से आपके पास कोई भी सेंट्रल ईडब्ल्यूएस बना हुआ हो किसी भी लेवल का, वो आपका यूज़फुल होगा, आप उसे यूज़ कर पाएंगे, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। उसके अलावा एक आप देखेंगे कि पीडब्ल्यूडी का जो है ये 2016 एक्ट में, पीडब्ल्यूडी का 2016 में क्या कहते हैं एक चेंज हुआ था जो कि 2018 से अप्लाई है। इस वजह से आप जो रिसेंट या नया वाला जो आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे, उसके लिए फॉर्मेट ये दिए हुआ है। या फिर यूँ कह लें कि 2020 जनवरी के बाद का
आपके पास किसी भी रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, आप उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। तो यही आज के इस वीडियो में बताना था कि आपका फॉर्मेट क्या है, और एक चीज़ ये बताना था कि जो लोग EWS, OBC या ST इससे बिलोंग्स करते हैं, अगर उनका सिलेक्शन भले ही जनरल में हो रहा है, लेकिन वो कोशिश करें कि वो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें, क्योंकि अगर वो अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तभी ही उनको आगे चल के एडमिशन के बाद किसी तरीके के किसी OBC के स्कीम में बेनिफिट मिलेगा। अगर वो अभी आप ये समझ लेंगे कि मेरा सिलेक्शन तो जनरल में हुआ है, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, तो एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन वो एज ए जनरल कैंडिडेट ही पूरे कोर्स के दौरान कंसीडर किए जाएंगे। इस वजह से वो कोशिश करें कि अपना रिजर्वेशन कोटा का, रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट है वो भी ज़रूर बनवाएं। तो इस वीडियो में यही बताना था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप नए हैं, अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे आप सबों से इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।